Welcome to Genesis School of English Grammar and Literature. Children, today we are going to discuss the first chapter of your second book Vista, and the name of the chapter is the third level. This is Dr. Pawan Kumar here this side. Jojo sir, have you ever heard any curious experience which others find hard to believe? And the writer of this chapter is Jack Finney. राइटर ने चैप्टर के बिगिनिंग में ही आपसे एक क्वेश्चन शेयर किया है कि क्या कभी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है आपकी कि जिसे आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं एंड दे डू नॉट बिलीव ऑन योर वर्ड्स, उन्हें आपकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस राइटर के साथ होता है, नरेटर के साथ होता है, जिसे उसके फ्रेंड्स नहीं बिलीव करते और उसके पीछे सारा क्या मैटर था, वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, द थर्ड लेवल। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven, Hartford railroads will swear on the stack of timetables that there are only two. राइटर कहता है कि ये जो सारे नेम उन्होंने वन बाय वन आपको दिए हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल का है, न्यूयॉर्क का है, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड, ये सब रेल रोड्स यानी एक तरीके से हमारे इंडियन सिस्टम में प्लेटफॉर्म्स कह लीजिए, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम है कि इनके सब के प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट यहाँ इसलिए कहा गया है कि यहाँ कोई कंट्री के प्रेसिडेंट का मैटर नहीं आ रहा। जैसे हमारे यहाँ स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहता है, स्टेशन इंचार्ज होता है, तो वहां पर इनको प्रेसिडेंट्स के नाम से कहा गया है। वो कह रहे हैं कि स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, उनके पास जो टाइम टेबल अवेलेबल है रेल का, उस टाइम टेबल की वो कसम खा करके कह सकते हैं कि देयर आर ओनली टू। अब ये टू क्या है? ये टू लेवल्स की बात हो रही है। जो रेलवे स्टेशन पर जैसे हमारे एरियाज में प्लेटफॉर्म नंबर रहते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, ऐसे प्लेटफॉर्म नंबर 3, ऐसे इस तरीके से कहा गया कि दो ही प्लेटफॉर्म की बात है, कि दो ही प्लेटफॉर्म है, सभी कसम खा करके कह सकते थे। बट आई से देयर आर थ्री। आई यहां पर नरेटर है, लेकिन नरेटर का यह कहना था कि वहां पर 3 लेवल है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यहां जैसे जैसे स्टोरी की परतें खुलती जाएंगी आपको समझ में आता जाएगा। नरेटर बात कर रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में। नरेटर का यह कहना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल है, जबकि बाकी सब जो है टाइम टेबल की कसम खा। अब देखो यहां टाइम टेबल की कसम खाने का मतलब क्या है। देखो जो जो स्टेशन इंचार्ज है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम टेबल। इट्स लाइक बाइबल। जैसे हम अपने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कसम किसकी खाते हैं, हम अपने रिलीजन्स में जिसको भी मानते हैं उसकी खाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से सिंबॉलिकली यूज किया गया इस चीज को। तो ये अपने टाइम टेबल की कसम खा करके कह सकते हैं कि वहां पर 2 ही लेवल है। लेकिन नरेटर का डिफरेंट व्यू है, वो कहता है यहाँ पर 3 लेवल है। और फिर नरेटर ये कहता है, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। वो कहता है कि लेवल है ही नहीं, बल्कि मैं वहां पर प्रॉपरली जाकर के आया हूं। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। ये मैटर वो अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस करता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? जो माइंड की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइंड। Among others, I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. देखो यहां से एक ये इंपॉर्टेंट फ्रेज आप जरूर समझेंगे, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसका जो फ्रेंड है उसने कहा कि वो तुम जिस थर्ड लेवल की बात कर रहे हो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर, वहां पर थर्ड लेवल नहीं है, बल्कि वो क्या था, वो तुम्हारा जागती आंखों से देखने वाला एक वो सपना जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, जो तुम्हारी विश है, जिसे तुम जागते हुए पूरा करना चाहते हो, ये सपने लेते हो उस चीज के, राइट। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, but he explained that he made the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. देखो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने और एक्सप्लेन किया, और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है। वो राइटर को या नरेटर को ये कह रहा है कि तुम अनहैप्पी हो प्रेजेंट जो मॉडर्न लाइफ है। इट इज वेरी बिजी, इट इज हैक्टिक,
एंड देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स की बात करता है, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी हम लोग फील करते हैं। इसमें बहुत सारे फियर रहते हैं कि हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। वॉर जैसी सिचुएशंस अब तो इस ईयर तो हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 जगह हमारे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर वॉर चल रहा है। ठीक है, वरीज रहती हैं एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। एस्केप वर्ड को भी समझना है यहाँ पर। और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड नरेटर को ये कहना चाहता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है विच इज फुल ऑफ वरी, विच इज इनसिक्योर, वेयर देयर इज फियर, तुम उससे एस्केप करना चाहते हो, उससे दूर भागना चाहते हो। उससे दूर भागने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ड्रीमिंग करते हैं या कोई विश क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। और कई बार ये ड्रीमिंग या विश जो होती है हम इस लेवल तक इमेजिन कर लेते हैं दैट वी फील कि इट इज रियली देयर, कि वो वहां पर है। एंड फर्दर वी डिस्क्राइब इट कि यस आई हैव बीन देयर, कि मैं वहां पर जाकर के भी आया था। वो उसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसका सिर्फ एक जागती आंखों से देखा हुआ एक सपना है जिसकी वो बात कर रहा है। और वो सपना उसके माइंड में कैसे आया, क्योंकि वो प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं है। यहाँ एक सोर पॉइंट ये भी आता है कि जब उसने ये कहा कि वो प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं, अनहैप्पी है, तो ये बात उसकी वाइफ को अच्छी भी नहीं लगी। वो एक फन क्रिएट करने का मैटर है, शायद वाइफ को इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वो ही वॉज कमेंटिंग अपॉन देयर पर्सनल लाइफ, कि वो पर्सनल लाइफ में अनहैप्पी है ना। तो अब एक जो है ड्रीम या विश क्रिएट करना और फिर इस लेवल तक उसको इमेजिन करना कि वो रियल जैसी लगे, और फिर हम उसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो ये सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसको अपने तरीके से समझा रहा है। और वो ये कहना चाह रहा है कि मॉडर्न लाइफ जो होती है ना, वो इट्स फुल ऑफ वरीज, देयर आर मैनी सिचुएशंस एंड वी डोंट फील प्लेजर, एंड दैट्स व्हाई वी ट्राई टू इमेजिन दोज सिचुएशंस वेयर वी कैन फील हैप्पी। हम उन चीजों को ड्रीमिंग में लेना चाहते हैं, और इस सिचुएशन को एस्केपिज्म कहा जाता है। देखो, स्पेशली चिल्ड्रन, आप लोगों की जो एज है 9 to +2 के जो बच्चे रहते हैं, इसमें एस्केपिज्म बहुत होता है। एक जनरल एस्केपिज्म बताता हूँ कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ते सपोज बोर हो गए, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा, उसमें मजा नहीं आ रहा, तो हमने टीवी ऑन कर लिया, या हम सॉन्ग सुनने लग गए, या हम ड्राइंग करना चाहते हैं, हमें ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो हम ड्राइंग करने लग गए, या हम खेलने के लिए बाहर चले गए, हम कैरम बोर्ड खेलने लग गए, या हम बैडमिंटन ये भी एक तरीके के क्या है, एस्केपिज्म है। क्योंकि आप उस प्रेजेंट सिचुएशन में जब आपका जो है आप स्टडी कर रहे थे, या आप पढ़ते पढ़ते थक गए थे, बोर हो गए थे, आप उससे स्केप कर गए, आप दूसरी सिचुएशन आपने जहां पर आपको हैप्पी फील हो या प्लेजर फील हो। लेकिन ये तो वो सिचुएशंस थी कि जब आपने एक रियलिटी से निकल के दूसरी रियलिटी में एंटर किया। सिचुएशन तब क्रिटिकल हो जाती है जब आप रियलिटी से एस्केप करके इमेजिनरी वर्ल्ड में जाएं, जो कि है ही नहीं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इससे आगे की भी एक बहुत बड़ी डेंजरस स्टेज होती है बेटे, कि जब हम प्रेजेंट सिचुएशन में इतने ज्यादा अनहैप्पी हो जाते हैं कि हम सुसाइड ही कर लेते हैं। वो एक बहुत बड़ा एस्केपिज्म है। यहाँ मैं सुशांत राजपूत या वो सारे बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे हैं, वो जो सुसाइड कर रहे हैं, वो they have escaped themselves from the present situation because they could not fight the reality। क्योंकि रियलिटी को वो फेस नहीं कर पाए, फाइट नहीं कर पाए, उन्होंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया। उन्हें लगा कि शायद मरने के बाद जो है वो उनके लिए सब सुख हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो ये देखो डिफरेंट स्टेजेस हैं। रियलिटी से एस्केप करके रियलिटी में जा रहे हैं आप, अपनी किसी हॉबी में, अपने किसी इंटरेस्ट में, सिंगिंग में, म्यूजिक में, डांसिंग में कुछ टाइम स्पेंड करके, एंड देन यू कम बैक टू रियलिटी, फिर वापस आ जाते हैं। ये एस्केपिज्म तो बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपनी रियलिटी से निकल के आपने कुछ और एक्ट किया, जो आपका हॉबी हो सकती है, जो प्लेजर हो सकता है, उसमें वापस आ गए। रियलिटी से इमेजिनेशन में चले गए, बियरेबल है, क्योंकि उस इमेजिनेशन से अगर आप वापस आ जाते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी इमेजिनेशंस में, अपनी विशेस में, अपने ड्रीमिंग्स में इतनी दूर चले जाएं कि प्रेजेंट वर्ल्ड से आप हैप्पी नहीं, और फिर हैप्पीनेस के चक्कर में आप सुसाइड कर ले, तो ये बहुत बड़ा एस्केपिज्म होता है। ये सारे ही एस्केपिज्म, हम अपनी लाइफ में सभी एस्केप करते हैं।
सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं जब भी ऐसी अनहैप्पी सिचुएशंस आती हैं तो वी ट्राई टू डाइवर्ट आवर माइंड। इवन आपकी जो पोएम है माई मदर एट 66, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो जो पोइटस है वो गाड़ी में बैठी है और अपनी मदर की अप्रोचिंग डेथ के बारे में और सेपरेशन के बारे में सोचती है, तो वो भी स्केप करती है, वो स्केप करती है और बाहर विंडो से बाहर देखती है, बाहर उसको वो ट्रीज जो है वो स्प्रिंट करते हुए, या बच्चे जो है वो दे आर रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स, है ना, वो सब दिखते, वो भी एक तरीके का क्या है, स्केपिज्म है। और इस तरीके के अब आजकल क्वेश्चन भी आने लगे पेपर में कि इसका इस स्केपिज्म का उस स्केपिज्म से कितना बड़ा रिलेशन बनता है। ठीक है, तो स्केपिज्म को, और यहाँ पर एक जो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, और एक यहाँ पर जो मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ये टर्म्स आपको बड़े अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो अभी तक बात हमने ये डिस्कस की है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दो ही लेवल हैं जो लोग रियलिटी से जुड़े हैं, यानी ऑल प्रेसिडेंट्स दे से देयर आर टू लेवल्स, लेकिन नरेटर का कहना है कि वहां पर 3 लेवल्स हैं, और वो बड़ा स्ट्रांगली अपनी बात को रख रहा है, क्योंकि वो कहता है मैं वहां पर जा करके आया हूं। वेल, हु डजंट? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. But that's the reason he said. And my friends all agreed. अब ये who doesn't से मतलब क्या है? जब उसके फ्रेंड ने उसको ये कहा कि you are unhappy from the present life, which is full of insecurity, ये सब, and that's why you escaped. तो वो उसके अगेंस्ट अपना जो लॉजिक जो है वो डिफेंड करने के लिए बात कह रहा है कि वो अकेला थोड़ी ऐसा पर्सन है जो मॉडर्न लाइफ से अनहैप्पी, और सारे ही हैं, तो फिर मैं ही थर्ड लेवल पर क्यों जा करके आया, बाकी सब थर्ड लेवल पर क्यों नहीं गए, है ना। तो इस बात पर सारे फ्रेंड्स एग्री करते हैं कि हाँ, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने जो लॉजिक दिया था कि स्केप किया आपने अनहैप्पी वर्ल्ड से हैप्पी वर्ल्ड में जाने के लिए स्केप किया, तो लेकिन अगर उसने स्केप किया तो मॉडर्न लाइफ तो सबके लिए ही है ना, तो सभी लोगों को थर्ड लेवल पर पहुंचना चाहिए, सबके लिए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट होनी चाहिए। और इस बात पर सभी फ्रेंड्स कहते हैं हाँ बात तो सही है, ठीक है, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम। My stamp collecting, for example, that's a temporary refuse from reality. ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Well, maybe, but my grandfather didn't any refuse from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने उसको एग्जाम्पल दिया, वो कहता है कि जैसे तुम्हारा जो स्टैंप कलेक्शन है, जो तुम्हारी हॉबी है, देखो यहाँ स्टैंप कलेक्शन को भी समझना, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट हॉबीज होती हैं कलेक्शन को लेकर के। कोई कॉइन कलेक्ट करता है, तो कोई स्टैंप कलेक्ट करता है, किसी को शायद कोई अच्छी पिक्चर्स, कोई यूनिक पिक्चर्स आती हैं, वो कोई आर्टिकल्स कलेक्ट करता है, कोई जनरल नॉलेज कलेक्ट करता है, ऐसे सबके कलेक्शंस के हॉबीज रहती हैं। तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसको ये कहता है कि जैसे तुम्हारा स्टैंप कलेक्शन करना भी जो है वो क्या है, दैट इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है टेकिंग शेल्टर फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी से निकल करके जब तुम अपना जो टाइम स्टैंप कलेक्शन में स्पेंड करते हो, वो भी क्या है, एक तरीके का एस्केपिज्म है। नरेटर कहता मान लेते हैं, चलो ठीक है, ओके, लेकिन वो कहता है कि स्टैंप कलेक्शन जो है वो मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे, तो इसका मतलब क्या, वो भी रियलिटी से भाग रहे थे। मेरे केस में तो तुमने ये कहा कि मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ वरी। मेरे ग्रैंडफादर के टाइम का जो टाइम था, वो कहते हैं थिंग्स वर प्रीटी नाइस, बड़ा अच्छा टाइम था और बड़े पीसफुल डे थे उनके, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड हिज कलेक्शन, वो कहता है जो मेरे पास स्टैंप की कलेक्शन है वो मेरे ग्रैंडफादर की दी हुई कलेक्शन ही तो है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारी बात को हम लोग माने कि स्टैंप कलेक्शन भी एक तरीके से जो एस्केपिज्म है, तो मेरे ग्रैंडफादर को भी एस्केप करना चाहिए था, लेकिन उनके उनके टाइम में जो है वो थिंग्स वर प्रेटी अच्छा अच्छा समय था, पीसफुल टाइम था, और वो स्केप नहीं, उन्होंने कोई ऐसा स्केपिज्म नहीं किया, ऐसा स्केपिज्म उनके टाइम पर नहीं हुआ। यहाँ एक चीज आप और समझेंगे, ये हमें इंडियन कंटेक्स्ट में भी समझने की जरूरत है। देखो बेटे, जो आप लोगों का टाइम है, इट्स मतलब क्योंकि एआई आ गया, रोबोटिक्स आ गया, तो लाइफ
मैं देखता हूँ आप लोग सुबह स्कूल में जाना है, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना है, और उसके बाद आकर के आपकी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम, इवन गेम्स के लिए, आपके खाने पीने के लिए मदर फादर सब लगे पड़े हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के बड़ी मुश्किल से कुछ जो वाइज चिल्ड्रन है, जो समझदार बच्चे हैं, वो इस चीज को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन जो आपके फादर या उनसे आप ग्रैंडफादर से कभी बात करेंगे, तो वो रियली में आपके साथ ये शेयरिंग करेंगे कि जो उनका टाइम था, उनके टाइम में लाइफ इतनी हेक्टिक नहीं थी, इतनी रनिंग नहीं थी, वो दैट वाज रियली अ पीसफुल टाइम। चाहे ये चैप्टर अमेरिकन कंटेक्स्ट में है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में भी हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इंडियन कंडीशंस में जब हम बैक 50 years बैक वी गो एंड वी फाइंड कि थिंग्स वर रियली पीसफुल, प्रिटी नाइस, और इतना रश नहीं था लाइफ के अंदर कि हमें स्केप करना पड़े, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो स्टैम्प कलेक्शन का मैटर आता है, वो टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी अकॉर्डिंग टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, कि वो उसका एक तरीके से टेम्परेरी स्केपिज्म होता है रियलिटी से भागने का। तो वो अगर स्टैम्प कलेक्शन स्कैपिज्म है, तो कहता है मेरे ग्रैंडफादर ने तो क्यों फिर स्कैप किया, क्योंकि कलेक्शन तो उनके वहां से मुझे मिली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो कहता है इट्स अ नाइस कलेक्शन टू blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps to, वो डिस्क्राइब करता है कि उसके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है, इसमें यूएस के जितने भी इशू हुए वो हैं। फर्स्ट डे कवर्स भी हैं उसके पास। फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है, हम थोड़ा आगे चैप्टर में ये आएगा, तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, और एंड सो ऑन, बहुत सारी और भी स्टैम्प्स हैं उसके पास। और फिर वो एक और एग्जांपल देता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी जो है वो भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के टाइम में जो पीसफुल टाइम था, तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें रिफ्यूज करना पड़ा? रिफ्यूज से मतलब रियलिटी से स्केप करना पड़ा, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट थे, उनके पास तो एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ रही होगी, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं, कुछ और प्रॉब्लम नहीं, तो फिर वो क्यों स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, ठीक है? तो उसके कहने का मतलब ये है, नरेटर के कहने का मतलब ये है कि जो स्टैम्प कलेक्शन का जो एक लॉजिक दिया जा रहा है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से, कि मॉडर्न लाइफ से एस्केप करने के लिए मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूं, वो सही नहीं है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, और वो जिस टाइम से बिलोंग करते हैं, वो दैट वाज अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल टाइम। तो उनको फिर स्टैम्प कलेक्शन की क्या जरूरत थी, अगर स्टैम्प कलेक्शन एक तरीके का स्केपिज्म है। ओके, चलो ये फोटो तो मैंने आप लोगों की थोड़ी हेल्प के लिए, जैसे वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से डिस्कस कर रहा है, वो वाइफ को दिखाया गया है वहां पर, ठीक है? और ये यहाँ पर बैठे बैठे वो अपने, यहाँ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की फोटो भी लगी है ना? तो वो यहाँ उसकी स्टैम्प कलेक्शन पड़ी है, ये वैसे ही जनरेटेड है। एनीवे, चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं। हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। नरेटर कहता है चलो मैं पहले बताता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। समर के टाइम में एक जो रात में जब वो बताता है कि ऑफिस में से वो लेट था, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। अपार्टमेंट वो जगह जहां वो रहता है। वो कहता है मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचूंगा, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। सबवे मतलब छोटा रास्ता लेना। वो कहता है मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से छोटा रास्ता लेने का जो डिसाइड किया, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि उस शॉर्टकट वे से वो घर पर जल्दी पहुंच सकता है, अपने अपार्टमेंट में जल्दी पहुंच सकता है, बजाय कि बस के। तो ये चीजें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़ी रहती हैं। वहां पर अगर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में जाना, अगर बस रूट से या टैक्सी रूट से जाते हैं, तो इट गोज वेरी लॉन्ग, एंड समटाइम देयर आर शॉर्टकट्स। कि शॉर्टकट थोड़ा सा पैदल जरूर चलना पड़ेगा, लेकिन शायद आप बस से भी जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसी सिचुएशंस रहती हैं। सो वो जल्दी घर पहुंचना चाहता है अपने। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। कहता मुझे नहीं पता अब ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं आप लोगों की तरह ही एक आम आदमी हूं। नेम चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। 31 years old, वो अपनी एज भी बताता है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गबर्डाइन सूट एंड स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। और वो एक अच्छे भले सूट में, टैन से तो मतलब एक येलो ब्राउन कलर का रहता है, गबर्डाइन सूट जो होता है अच्छा बढ़िया वाला पैंट कोट डाले हुए है,
और स्ट्रॉ हैट की तो मैंने आपको फोटो ही दे दी है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, साथ में एक फैंसी बैंड लगा हुआ है, ऐसी हैट उसने पहनी हुई है। ये ड्रेसअप को वो क्यों डिस्क्राइब कर रहा है? ड्रेसअप को शायद वो इसलिए डिस्क्राइब करना चाहता है कि उसके माइंड में ऐसा कोई अनहैप्पी सिचुएशन या ऐसी कोई ऐसे हालात नहीं थे कि वो स्केप किया होगा उसने, ठीक है। तो अपनी डिस्क्रिप्शन वो इसलिए इजी इजी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, व्हेन ही वाज क्वाइट हैप्पी, जस्ट ही वाज इन हरी टू रीच हिज अपार्टमेंट, बस घर जरूर जल्दी जाना चाह रहा था, लेट था। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, उसके आसपास से दर्जनों लोग निकले जो उसके जैसे ही थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं था कि उसे एस्केप करना है। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माय वाइफ, जस्ट सिर्फ घर पहुंचना है अपनी वाइफ के पास जिसका नाम लुइसा है। देखो मैं बेटे अपने हर चैप्टर में ये जरूर बताता हूं, जब आप किसी का नाम लिखते हो तो कैपिटल लेटर से लिखना होता है। चार्ली का नाम सी कैपिटल है, यहां लुइसा का स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। Then continues, I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. वो कहता है मैंने टर्न किया ग्रैंड सेंट्रल की ओर, कौन सी जगह से? वैनरबिल्ट एवेन्यू से। देखो यहां से बेटे आप लोगों को ना एक क्वेश्चन जो है वो तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो ग्रैंड सेंट्रल पर जो थर्ड लेवल की बात कर रहा है, हाउ डिड ही रीच टू थर्ड लेवल, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर यहां से स्टार्ट हो जाता है कि वो वैनरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर टर्न करता है और वहां से वो कुछ स्टेप्स लेता है तो फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहां से आपको ट्रेन मिलती हैं 20th सेंचुरी की। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल, फिर वो दूसरे लेवल पर जाने के लिए फिर निकलता है, चलता है। वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, जहां से सबर्बन मतलब सराउंडिंग एरिया के लिए जो ट्रेन मिलती हैं। यहां एक चीज समझना बेटे, हम जो छोटे शहरों से जो बच्चे हैं, हमारे तो यहाँ देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 होता है, 2 होता है, यहाँ से सबर्बन एरिया या लॉन्ग रूट की ट्रेन एक ही, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में अगर आप लोग वहां अगर आपने विजिट किया है तो वहां पर लेवल्स बने रहते हैं। लेवल्स यहाँ पर कैसे मैं बताऊं आपको, कि जैसे मुंबई में अगर आप जाएंगे तो वहां पर लोकल ट्रेन के लिए अलग लेवल है। अगर किसी ने लोकल मुंबई में ट्रेवल करना है तो वो लेवल अलग है सबर्बन एरियाज के लिए, ठीक है। अगर किसी ने लॉन्ग रूट की ट्रेन लेनी है तो उसके लिए लेवल अलग है, ठीक है। तो जैसे प्लेटफॉर्म नंबर तो वहां भी 1 to 10 होंगे, सबर्बन एरिया की ट्रेन का जो है प्लेटफॉर्म नंबर भी 1 to 10 हो सकता है, और लॉन्ग रूट की ट्रेन के लिए भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 to 10 हो सकता है। लेकिन लेवल से बात बनती है, लेवल अलग अलग है। तो वो लेवल्स की बात है कि 20th सेंचुरी की ट्रेन से मतलब जो लॉन्ग रूट के लिए जो और सिटीज या और कंट्रीज में जाने का मैटर रहेगा, तो वो 20th सेंचुरी से थोड़ा मॉडर्न का भी बात आता है। और सबर्बन एरिया के लिए जो ट्रेन है सेकेंड लेवल से, तो वो आसपास के एरियाज में जाने के लिए, जिसको शटल कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, या मेट्रो आजकल चल रही है, तो वो सबर्बन एरियाज के लिए रहती है, ठीक है। तो वो जब दूसरे लेवल पर जाता है और वो डिस्क्राइब कर रहा है कि सबर्बन एरिया की ट्रेन वहां पर मिलती है, राइट। डक इनटू एन आर्क डोरवे, वहां से वो एक आर्क शेप में, आर्क समझती है मैथमेटिकली, आर्क शेप का एक दरवाजा है, वहां वो डक इन करता है यानी एंटर करता है। यहाँ डक इन वर्ब, डक को वर्ब बना करके यूज किया गया है, थोड़ा जैसे बेंड होकर के वो व्हेन ही एंटर देयर। हेडिंग फॉर द सबवे एंड गोट लॉस्ट, वो आगे बढ़ा एक सबवे की ओर और फिर वह कहता है आई गोट लॉस्ट, फिर मैं खो गया वहां पर। दैट्स इजी टू डू, हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, यहां वो कहता है कि हालांकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसके लिए कोई नई जगह नहीं थी, वहां वो हजारों बार वहां पर 100 times वो जा चुका है वहां पर। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और अक्सर ऐसा उसके साथ हुआ कि वो नए नए डोरवेज से जाता है, नए नए स्टेयर्स उसको मिलते हैं, नए नए कॉरिडोर्स मिलते हैं, और वो उनसे निकल के समहाउ ही रीचेस टू दैट प्लेस। जैसे दिल्ली में वो पालिका बाजार है अंडरग्राउंड, उसके अंदर इतना वो रास्ते बने हुए हैं, आप कहीं से एंटर करेंगे कहीं से निकल जाएंगे, कहीं से एंटर करेंगे, ऐसे रहता है। तो वो ग्रैंड सेंटर, यहाँ एक चीज और है, ग्रैंड सेंटर स्टेशन को लेकर के भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो ग्रैंड सेंटर स्टेशन की यहाँ डिटेल दे रहा है। वो कहता है वंस आई गोट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। तो वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस भी बता रहा है कि एक बार मैं किसी टनल में घुस गया
और जब मील चलने पर फिर मैं जो जिस लॉबी में मैं बाहर निकला तो वो लॉबी जो है रूजवेल्ट होटल की थी। ठीक है। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। दूसरी एक और इंसिडेंट वो डिस्क्राइब करता है कि जब वो वहां से निकला तो वो एक ऑफिस ऑफिस की बिल्डिंग जो कि 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, बस 3 ब्लॉक ही वो उतने डिस्टेंस पर था, वहां पर निकल जाता है। मैं यहां पर आपको और क्लियर करूंगा कि इससे पहले राइटर ने जो ये दोनों इंसिडेंट्स दी हैं, दिस इज द टाइप ऑफ एस्केपिज्म। ठीक है। ये भी एस्केपिज्म है कि वो जनरली कोई भी डोरवे और स्टेयर्स और कॉरिडोर्स में घुसने की बात कर रहा है और फिर कहीं भी निकलने की बात कर रहा है, तो ही इज अवे फ्रॉम द रियलिटी। रियलिटी ये होती है कि उसे ऑफिस से घर जाना है तो उसके घर का और वो सही रास्ता उसको पता होना चाहिए। तो वो ये चीजें जो है वो रूजवेल्ट होटल में निकल जाता है, 46 स्ट्रीट में कहीं दूर निकल जाता है, तो इट मीन कि माइंड में कुछ और चल रहा है और इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू हिज प्रॉपर प्लेसेस वो कहीं और निकल जाता है, कहीं और निकल जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे आपसे पेपर में इस तरीके के और डिफरेंट एस्केपिज्म उसके साथ हुए या नहीं हुए, उसकी जब क्वेश्चन आएगा तो यू कैन डिस्क्राइब दीज टू इंसिडेंट कि उसके साथ एस्केपिज्म पहले भी हुआ था। हाँ जी, हुआ था, क्योंकि पहले भी वो उधर से ग्रैंड सेंट्रल से निकलते निकलते एक बार रूजवेल्ट होटल के पास पहुंच गया था और फिर एक ऑफिस जो है एक ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंचा था जो कि 46 ब्लॉक्स अवे उसके वहां से दूर थी। ठीक है। तो ऐसे करके आप डिस्क्राइब करेंगे। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। यहाँ लिटरेरी डिवाइस तो है ही, लाइक अ ट्री, क्योंकि उसने ग्रैंड सेंट्रल को एक ट्री के साथ कंपेयर किया है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स। अब कॉरिडोर्स को स्टेयर केसेस को वो रूट्स की साथ जो है सब्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ फिर से लिटरेरी डिवाइस है। क्यों करता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। देयर इज प्रॉब्लम sorry there is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park। यहां एक चीज समझने वाली है। राइटर कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ट्री की तरह, और एक ट्री की जैसे इनसाइड द अर्थ इतनी सारी रूट्स होते हैं ट्री के, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इतने कॉरिडोर्स, इतने स्टेयर केसेस हो सकते हैं उन रूट्स की तरह। कहते हैं कि ऐसे फील होता है कि जैसे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि इसके बहुत सारे और रास्ते हैं जहाँ जो कि शायद टाइम स्क्वायर की ओर भी जाता होगा और शायद कोई सेंट्रल पार्क की ओर भी जाता होगा। ये उसकी एक फीलिंग है, एक तरीके से फिर से स्केप करने का जो है एक माइंड में थॉट आना, एक तरीके से वो है। तो वैसे इमेजिन करता है कि इतने सारे रास्ते हैं, कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर केसेस हैं, सबवे हैं, और शायद वो उस रास्ते की ओर जाते होंगे जिधर टाइम स्क्वायर आता है, जिस साइड में, या सेंट्रल पार्क आता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू। तो कहते हैं शायद बहुत सारे लोग जब इसके, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट्स हैं, शायद वो भी यहाँ से स्केप कर रहे होंगे, है ना। और बिल्कुल वैसे ही कहता है जैसे देखो मैं भी उस टनल में आ गया था जहां से उसने स्केप किया, यहां से, यानी कि वो 3rd लेवल पर पहुंचा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से आइडिया का मैटर वो यहां बात कर रहा है। आइडिया जस्ट अभी जो पहले उसने डिस्कस किया, आइडिया क्या है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज अ बिग ट्री एंड लाइक द ट्री has its many roots inside the earth. Similarly, Grand Central has many corridors and staircases inside, and so many people daily they enter and exit from this place, right? बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, शायद वो भी escape ही कर रहे होंगे, right? And they reach to different destinations, और अलग अलग destinations पर पहुंचते हैं। ये आइडिया वो कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया। The corridor I was in began angling left। देखो आप लोगों को मैंने बताया था कि 3rd लेवल पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएगा आपको, हाउ डिड ही रीच एट 3rd लेवल, तो बीच में वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की डिस्क्रिप्शन देने लग गया। ये सब नहीं लिखना आपने। देखो याद रखना है कि वैनरबिल्ट से वो 1st लेवल पर पहुंचा था जहां 20th सेंचुरी की ट्रेन चलती है, फिर वो 2nd लेवल पर पहुंचा जहां सबर्बन एरियाज की ट्रेन चलती है, और फिर वो आगे का लिंक यहां पर दे रहा है हमें कि वो एक टनल से कैसे एंटर कर गया। तो रास्ता जो आगे, एंगलिंग का मतलब टर्निंग लेफ्ट मुड़ रहा था, स्लेंटिंग डाउनवर्ड, और फिर थोड़ा स्लेंट करता है डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाता है। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। उसे लगा भी कि गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। लेकिन वो रुका नहीं और वो चलता ही रहा। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो जनरेटेड हैं
कंप्यूटर जनरेटेड है कि वो किस तरीके से जा रहा है। देखो वो कॉरिडोर्स, और ये थर्ड इस साइड में बिल्कुल जो पिक्चर आप देख रहे हैं रूट्स दिख रही हैं, तो ये एक तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्री की जैसे रूट्स का कोई आइडिया नहीं है कि वो रूट्स किस साइड जाने वाली हैं। ऐसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर ही बहुत सारे सबवे, बहुत सारे स्टेयर केसेस थे कि यू कुड नॉट इमेजिन कि वो रास्ता आपको कौन से रास्ते की ओर लेके जाने वाला है। ठीक है। All I could hear was the empty sound of my own footsteps. अब सिर्फ उसको अपने ही फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, यानी कि आसपास में और कोई नहीं था। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और कोई उसके पास से गुजरा भी नहीं। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड द मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वो शोर कुछ इस तरीके का था कि जैसे कि अब वो आगे, थोड़ा सा आगे और चलने पर उसे एक खुली जगह दिखेगी जहां पर बहुत सारे लोग दिखाई पड़ने वाले हैं जो बात कर रहे होंगे। यानी उसका जो शोर की डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दे रहा है कि उसे ऐसे फील हुआ कि जो शोर है वो ऐसा होगा कि खुली जगह पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हों। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट टर्न फिर टर्न करता है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर थोड़ी सी सीढ़ियां थी, वो सीढ़ियां उतरता है। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन, और वो कहता है कि मैं ग्रैंड सेंटर स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। ठीक है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल। एक बार तो लगा उसे कि सेकंड लेवल है, बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। तो फिर उसने नोटिस करना शुरू किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है। क्योंकि जो थर्ड लेवल पर, जो अब देखना आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की पूरी डिटेल और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है पेपर में, उसने क्या क्या नोटिस किया। रूम वो स्मॉलर, रूम का जो साइज था छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, टिकट विंडो थोड़े कम थे। देखो आज प्रेजेंट लाइफ में अगर आप मुंबई दिल्ली जाते हैं तो टिकट विंडोज इतने हैं और वहां पर इतना रश लगा रहता है कि आपको काफी देर वहां पर खड़े रहना पड़ता है क्यू के अंदर रादर, है ना। लेकिन ये क्योंकि हम लोग थर्ड लेवल पर जा रहे हैं और शायद कहाँ जा रहे हैं भी राइटर बताएगा आपको, वहां पर रूम स्मॉलर है, टिकट विंडोज कम है, एंड ट्रेन गेट भी कम है, राइट। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, सेंटर में इंफॉर्मेशन के लिए एक बूथ बनाया गया है। वो जो है इट इज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वुड का बना हुआ है और पुराने टाइप का है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और जो बूथ पर जो आदमी प्रेजेंट है उसने एक ग्रीन आई शेड पहना हुआ है, आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इस तरीके से एक हैट या कैप कह सकते हैं। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और स्लीव के यहाँ पर जैसे आर्म्स के ऊपर उसने प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, लाइट थोड़ी कम थी और फ्लिकर कर रही हैं। देन आई सॉ व्हाई देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि वो जो लाइट्स थी ओपन गैस लाइट्स हैं। ठीक है। मैंने आपको पिक्चर, आपकी फैसिलिटी के लिए पिक्चर भी दी है। तो इस तरीके की लाइट्स अवेलेबल थी। तो अब उसने जो ऑब्जर्वेशन दी है, रूम स्मॉलर है, टिकट ट्रेन गेट्स और टिकट विंडोज कम है, इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर में है, पुराना है, वुडन है, और जो पर्सन वहां अवेलेबल है उसने ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर और ग्रीन आईज शेड प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं, और फिर वहां पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स भी लगी हुई हैं। देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, स्पिटून्स तो आप समझते होंगे, एक ऐसा ब्रास का मेटल का बना हुआ जहां पर लोग स्पिट कर सकें। जो लोग अपने इंडियन तो जो है, मान लो वो कुछ लोग खाते हैं तंबाकू वगैरह और वो कुछ पान वान खाते हैं तो वो ऐसे फेंकते रहते हैं स्पिटून्स, और डस्ट एक तरीके से मतलब वेस्ट के लिए रहता है, राइट। एंड अक्रॉस द स्टेशन ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई, और फिर वो जब वहां नोटिस करता है तो उसको वो देखता है कि वहां कुछ एक एक झलक लाइट की दिखती है। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, उसने देखा कि एक आदमी गोल्ड वॉच निकाल रहा है फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अंडर पॉकेट से। ठीक है। ही स्नैप ओपन द कवर, और वो उस वॉच का कवर एकदम से खोलता है। ग्लैंस एट हिज वॉच, ग्लैंस माने लुक्ड, तो वो उस वॉच को देखता है। एंड फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब होता है लिफ्टिंग द आईब्रोज अप, अपनी आईब्रोज को उठाना। अब ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है। कई बार हम सरप्राइज के लिए, अब यहां पर हम ये इमेजिन करेंगे क्योंकि एक आदमी स्टेशन पर खड़ा है, टाइम देख रहा है, तो वो ही इज वरीड अबाउट द ट्रेन, ट्रेन के आने का समय लेट है या ट्रेन अभी तक आई नहीं है, तो वो इस तरीके से वरी शो कर रहा है, राइट। ही वो अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट डाली हुई है। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपल्स,
और ब्लैक कलर का 4 बटन वाला एक सूट पहने हुए जिसके लैपल्स यानी कॉलर्स थोड़े छोटे हैं, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैची, और उसकी काले रंग की बड़ी बड़ी जो है हैंडल जैसी मूछें हैं उसकी। देन आई लुक अराउंड, फिर उसने और देखा, एंड सो दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। यहां से मैटर अलग होने लगता है। और उसने देखा कि वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो कौन से टाइम के थे, 1890 के थे। देखो चार्ली जो है ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, और जहां जिस लेवल पर वो पहुंचा है वहां पर लोग 1890 के या 19th सेंचुरी से बिलोंग कर रहे हैं। वो ये सब उसकी जजमेंट कहां से आती है, क्योंकि जो लोगों का वेयर अप है, जो लोगों का अपीयरेंस है, उसको देख करके वो आइडिया लगाता है। जैसे कि वो वेस्ट पॉकेट से वॉच का निकालना, 20th सेंचुरी में तो वॉच आप लोग अपने रिस्ट पे ही डाल लेते हैं, राइट। तो बहुत पुराने टाइम में जो वॉच होती थी गले में डाल लेते थे और उसको हम लोग अपने वेस्ट पॉकेट में रख लेते थे टाइम देखने के लिए, पॉकेट से निकालते थे, राइट। तो अब उनका जो सूट है या उनका जो ड्रेसअप है वो 19th सेंचुरी का है, ठीक है। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. राइटर कहता है मैंने इतनी सारी डिफरेंट टाइप की जो फैंसी मुस्टैचेस, साइड बर्न्स, मैं बताऊंगा आपको कि ऐसे साइड में ऐसे इस तरीके का जो हम लोग तो आजकल थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, ये थोड़ा बहुत बड़ा रहता है, कई बार तो ये ऐसे करके जो है मुस्टैचेस के साथ टच भी रहता है। ऐसे इस टाइप के बहुत सारे जो है वो लोग वहां पर प्रेजेंट थे। अ वुमन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन गेट साइड से एक वुमन भी आती है। शी वो अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। तो उसका जो ड्रेसअप है वो भी डिफरेंट है। जो स्लीव्स है उसकी वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे लेग ऑफ मटन, है ना, जैसे लेग्स होती हैं मटन की, एंड स्कर्ट्स स्कर्ट्स पहने हुए टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। देखो ये सब चीजें आपने याद रखनी है, ये आपके पेपर में आएगा। डिस्क्राइब द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन या डिस्क्राइब द थर्ड लेवल। तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप के लिए इतना सारा मटेरियल है कि आप लोग मतलब लिख पाए। बैक ऑफ हर, और उस वुमेन के बैक साइड में, आउट ऑन द ट्रैक्स, उसने देखा जो रेलवे ट्रैक था, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और उसने देखा कि एक लोकोमोटिव है वहां पर। लोकोमोटिव इंजन को कहा गया है। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड यूज लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक। ये जो कुरियर एंड यूज लोकोमोटिव लिखा हुआ है ये कंपनी का नेम है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले बिगिनिंग में इन्होंने ही लोकोमोटिव यानी इंजन, कोल इंजन बनाना शुरू किया था। और वो देखता है कि इंजन जो है 19th सेंचुरी में, नेचुरली बात है, तब कोल इंजन चल रहे थे, फिर धीमे धीमे डीजल आए, अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई है ना। तो उस टाइम की बात है। और वो उसने इंजन जब देखा तो उसके ऊपर जो है, ऊपर जो चिमनी लगी रहती है जो स्मोक आउट के लिए रहती है, फनल शेप का, वो नोटिस करता है। एंड देन आई न्यू, कहता फिर मुझे पता चला। क्या पता चला, चलो वो पता चला से पहले यहाँ देखो डर्बी हैट बनी हुई है, आप लोग देख रहे हैं 4 बटन के लिए, और टाइनी लैपल्स वाले सूट के एग्जांपल मैंने दिए हैं दोनों। और वो हैंडल बार मस्टैशी और साइड बर्न्स का फोटो दिया है नीचे। ये लड़का जो है आप लोग देख रहे हैं ब्लू टी शर्ट में साइड बर्न्स हैं। और वो वुमेन जिसकी जो लेग ऑफ मटन स्लीव्स के लिए मैंने आपको बताया कि उसके आर्म्स की जो देख रहे हो मटन के जैसा दिखता है, और स्कर्ट पहनी हुई है और हाई नेक शूज पहने हुए, ये आप ताकि आप लोगों के माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाए। इस आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए जो फोटोज दिए हैं, तो डर्बी हैट भी आप लोग देख सकते हो। और अब आपको स्पेलिंग भी याद रखने हैं, डर्बी हैट कैसी होती है ये भी आप देख सकते हो, ओके। चलो अब वो कहता है क्या पता चला, टू मेक श्योर, पता ये चला कि वो थर्ड लेवल पर है। अब वो श्योर करना चाहता है कि वो कहां पर है। 19th सेंचुरी के लोग दिख रहे हैं, 19th सेंचुरी का उसको लोकोमोटिव इंजन दिख रहा है, जो वुमेन है मैन है सबका वेयर अप, उनका अपीयरेंस बिल्कुल 19th सेंचुरी का है, राइट। टू मेक इट श्योर आई वॉक ओवर टू अ न्यूज बॉय, तो वो एक न्यूज बॉय के पास जाता है, एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। स्टैक का मतलब होता है पाइल ऑफ समथिंग, किसी चीज का ढेर पड़े होना। देखो स्टैक वर्ड 2-3 बार आ गया इसमें, पहले बिगिनिंग में भी आया था स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, फिर स्टैक लोकोमोटिव के ऊपर भी लगा है, यहाँ स्टैक ऑफ पेपर्स है, ओके। तो स्टैक वैसे पाइल, यहाँ बस एक जगह चिमनी के लिए यूज किया गया, अदरवाइज पाइल ऑफ समथिंग, ओके। स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, उसने देखा पैरों में काफी सारे जो पेपर्स पड़े हुए थे। इट वॉज द वर्ल्ड, ये न्यूज़पेपर का नाम है जो न्यूज़पेपर वहां पड़ा हुआ है। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और ये न्यूज़पेपर तो कई सालों से छप ही नहीं रहा था।
यानी चार्ली के टाइम में ये पेपर पब्लिश नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो डेफिनेटली 1890 के 19th सेंचुरी में एंटर करा तब ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, इसलिए वो वहां पर पड़ा हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उसकी जो हेडलाइंस थी न्यूज़पेपर की वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। मैंने फोटो भी दिया आपकी याददाश्त के लिए। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और वो कहता है मैंने फिर लाइब्रेरी में उसको उसका फ्रंट पेज फिर से ढूंढा, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और वो न्यूज़पेपर क्लीवलैंड की हेडलाइन वाला जो न्यूज़पेपर था, एक्चुअली दैट पेपर बिलोंग टू दिस डेट, जून 11 1894। राइट, जब वो थर्ड लेवल पर गया है तो कौन सी डेट को गया है, जून 11 को गया था। राइट, आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, वो कहता है कि अब मैं थर्ड लेवल पर जब था तो मैं टिकट विंडो की ओर गया, नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल I could buy tickets that would take Luisa and me anywhere in United States we wanted to go। वो कहता है डेफिनेटली कि अब वो 19th सेंचुरी में है तो अब वो अपनी वाइफ के साथ, लुइसा के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी जगह पर जा सकता है जहां पर वो जाना चाहता है इन द ईयर 1894। और वो पहुंचा भी कहां है, 1894 में पहुंचा है। एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग, और उसे गेल्सबर्ग इलिनॉइस एक सिटी है जहां पर जाने के लिए उसे 2 टिकटें चाहिए थी। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहां पर गए हैं, वो क्वेश्चन हमसे कर रहा है, रीडर से क्वेश्चन कर रहा है। इट्स अ वंडरफुल टाउन, स्टिल, स्टिल मतलब साइलेंट प्लेस है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, सिटी के अंदर जो घर बने हुए हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, पुराने टाइप के हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं, एंड ट्रीमेंडस ट्रीज, और ट्रीज का साइज भी बहुत बड़ा है, ट्रीमेंडस माने ह्यूज, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जिनकी ब्रांचेस जो हैं ऊपर छतों तक जाती हैं, गलियों में दूर तक फैले हुए हैं। तो यहाँ एक वर्ड जो आप लोग यहाँ याद रखेंगे, स्टिल, कि राइटर जो है उसको गेल्सबर्ग इलिनॉइस जो सिटी है वो उसको बहुत पसंद है, इसलिए पसंद है कि वहाँ क्या है, पीसफुलनेस है, ठीक है, और वहाँ का जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, लॉन्स का होना या ट्रीज का होना या घरों का होना, वो सब उसे पसंद है वहाँ का, ठीक है, इसलिए वो सोचता है क्यों अब 19th सेंचुरी में आ ही गए तो क्यों ना अपनी वाइफ के लिए टिकट ले लूं और फिर मैं यहाँ से निकल लूंगा अपनी वाइफ के साथ। ये पिक्चर्स जनरेटेड हैं, आप लोग देखेंगे कि वो सेंटर में इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर बना रखा है, फिर एक वो आदमी जो है वो अपनी वॉच निकाल के देख रहा है, नीचे देखो ब्रास स्पिटून्स पड़ा हुआ है, और फिर वो न्यूज बॉय भी है जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर लेकर के बैठा है, और वहाँ न्यूज़पेपर के ऊपर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का फोटो और कुछ उसकी हेडलाइंस वहां पर वो है, और राइटर जो है वो ही सरप्राइज, वो हैरान हो रहा है। ओके, and in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans, with the fireflies all round in a peaceful world। ये मेन बात है, गिल्सबर्ग इलिनॉइस में जाने का उसका मकसद क्या है कि उसे एक पीसफुल जगह चाहिए जहां वो आराम से बैठ सके। तो वो बताता है, डिटेल देता है हमें कि 1894 के टाइम में जब जो इवनिंग्स होती थी थोड़ी बड़ी होती थी और लोग आराम से बैठते थे लॉन्स में, ठीक है, सिगार पीते थे जो मैन लोग थे, राइट, और आराम से बैठे बैठे बातें करते थे। तो जो विमेन होती थी वो फैंस होते हैं पत्तों के बने हुए, उनसे उनको हवा दिया करती थी, और सराउंडिंग में फायर फ्लाइज, वो जुगनू होते हैं हमारे इंडिया में, रात को उड़ते हैं तो लाइट जलती है, वो फायर फ्लाइज वहां पर दिखते थे। तो टोटली दैट वाज अ परफेक्ट प्लेस ऑफ स्टिलनेस, साइलेंस, और एक पीसफुल प्लेस था। राइट, यहां से देखो हमें राइटर की एक जो इनहेरेंट इंस्टिंक्ट जो है वो पता चल रही है कि ही इज इन द सर्च ऑफ अ प्लेस वेयर ही कुड सिट साइलेंटली, जहां वो आराम से बैठ सके, बस आराम कर सके, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ जो है वो हमने बिगिनिंग में देखा, वो लेट था ऑफिस से, जल्दी जल्दी निकलना चाहता है, वो लाइफ इज फुल ऑफ रनिंग सिचुएशंस। ओके, सो वहां से बचने के लिए वो जो है इलिनॉइस को विजिट करना चाहता है, राइट, और अपनी वाइफ के साथ वहां कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। अब ये लाइन थोड़ी सी आपने समझनी है, क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं 1894 में चला भी गया तो उसके देखो 20 इयर्स के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, जैसे कि 1894 में जाता है तो 20 इयर्स प्लस करते हैं तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा, और फिर 40 इयर्स में नियर अबाउट जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 रहा।
तो वो मतलब कहने का क्या है कि वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को और सेकंड को भी फेस करने के लिए तैयार है। वो प्रेजेंट सिचुएशन से इतना फेडअप है, वो सोचता है कि कोई बात नहीं, 1894 में एक बार चले जाएं, उसके बाद देखेंगे कि 20 जब वर्ल्ड वॉर 1 होगा या 2 होगा, जो होगी देखी जाएगी। फिलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन से वो भागने के लिए, स्केप करने के लिए बस उसे 2 टिकटें ऐसी चाहिए थी जहां वो अपनी वाइफ को वहां पर गेल्सबर्ग ले जाए, राइट। तो देखो कितना बड़ा वो मतलब उसकी मेंटल सिचुएशन कितनी जो है टफ है कि वो इस सिचुएशन से भागने के लिए, वॉर को फेस करने के लिए रेडी हुआ पड़ा है ना। ठीक है, चलो कोई नहीं, वॉर पर भी हम डिस्कस करेंगे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। अब वो टिकटें लेने के लिए जब गया तो क्लर्क जो है वो उसका जो किराया होता है, फेयर, आप लोग ये वर्ड याद भी रखेंगे। तो वो जो किराए की कैलकुलेशंस करता है, ही ग्लैंस एट माय फैंसी हैट बैंड। क्लर्क जो है नरेटर के जो हैटबैंड है उसको भी देखता है, क्योंकि वो 20th सेंचुरी का है, राइट। एंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। राइटर के पास पैसे हैं 2 टिकटों के लिए और एक साइड जाने के लिए। वापसी आने का तो वो सोच ही नहीं रहा कि मुझे वापस भी आना है। वो तो सोच रहा है एक बार 1894 के इलिनॉइस सिटी में पहुंच गए तो बस फिर नहीं आएंगे कभी वापस, राइट। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैं पैसे गिन रहा था, राइटर कहता है, लुक अप, और मैंने देखा द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। क्लर्क उसको स्टेयरिंग कर रहा है, घूर रहा है, राइट। ही नोटेड एट द बिल्स, और वो इशारा करके बिल्स दिखाता है नरेटर को। दैट एंट मनी मिस्टर, और वो कहता है कि जो पैसा तुम्हारे पास है वो मनी नहीं है। ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब होता है डिसीव, धोखा देना। कहता है अगर तुम मुझे चीट करना चाहते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने वो उधर जो कैश ड्रॉर था जहां वो अपना कैश रख रहा था वो उधर देखता है। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और उसने, राइटर ने भी नोटिस किया कि वास्तव में वो जो मनी उसके पास थी वो डिफरेंट थी, पुराने टाइप के बिल्स थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, तो वो मतलब ऑलमोस्ट डबल साइज में थी जो हम लोग करेंसी आज यूज करते हैं। राइटर कहता है वो उससे डबल साइज की थी एंड डिफरेंट लुकिंग, और उसका वो अलग दिखती भी थी। आई टर्न वे एंड गोट आउट फास्ट, इसलिए वो कहता वहां से मैं निकला जल्दी जल्दी। देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। कहता जेल तो चाहे 20th सेंचुरी की हो चाहे 19th सेंचुरी की, उसके वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। एंड दैट वाज दैट पर क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज दैट, है ना, ये क्वेश्चन आता है। दैट वाज दैट मींस हाउ ही हैड एंटर्ड इन थर्ड लेवल एंड देन हाउ ही रिटर्न फ्रॉम दैट प्लेस। थर्ड लेवल पर पहुंचा कैसे और आया कैसे, दैट वाज दैट। ये वो इंसिडेंट है वो डिस्क्राइब जो उसने की है। आई लेफ्ट द सेम वे, जैसे गया था वैसे ही आया। आई केम आई सपोज, वो कहता है मुझे लगता है ऐसे कि मैं जैसे गया था ऐसे ही वापस आ गया, बट इट्स नॉट श्योर ओवर देयर, ओके। ये चलो करेंसी है, आप लोग देखेंगे ओल्ड स्टाइल बिल्स, ऊपर डबल साइज में है और नीचे जो लेटेस्ट करेंसी है 20th सेंचुरी की, तो नेचुरली उस पर इब्राहिम लिंकन का फोटो लगा है, और ऐसे आप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। अगले दिन उसने क्या किया, लंच आवर्स में $300 जो कि उसके पास थे, नियरली ऑल वी हैड, बस इतना ही पैसा था, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुरानी स्टाइल की करेंसी ली। दैट रियली वरीड माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। ये ब्रैकेट में लिखा उसने, कहता जब मैं उसके इस एक्ट पर उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो है वो बहुत वरीड था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। वो कहते हैं कि आप करेंसी नई दे करके पुरानी करेंसी किसी भी कॉइन डीलर से ले सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तो वो कहते हैं कि बस उसके बदले में आपको थोड़ा कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। देखो प्रीमियम से मतलब यहाँ जो एक्सचेंज जो एक्सपेंसेस है वो पड़ते हैं आपको। आप लोग भी जब सपोज इंडिया से किसी कंट्री में जाना चाहते हो, दूसरे कंट्री की करेंसी लेते हैं ना, तो जो भी एजेंट है आपको वो जो करेंसी देता है तो कुछ ना कुछ प्रीमियम अमाउंट वो ऐसा एक्स्ट्रा लेता है, तो वो आपको पे करना पड़ता है नेचुरली। अगर आप 1 लाख रुपीज के बदले में जो डॉलर्स लेंगे तो वो जितने एग्जैक्ट बनते हैं वो तो उसके उसके अलावा वो प्रीमियम अपना प्लस करके आपसे डेट पे वो डॉलर आपको देगा, ठीक है। तो माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। हालांकि उसको $300 के बदले में 200 से भी कम पुराने बिल्स मिले, यानी पुरानी करेंसी मिली है, ठीक है।
बट आई डिडंट केयर, कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि अगर वो 19th सेंचुरी में जाता है, उस टाइम हर चीज के रेट भी बड़े कम थे। कहता हूँ ऐसे एग्जांपल दे रहा है कि उस टाइम में एग्स तो जो है एक दर्जन भर जो है 13 सेंट्स में ही मिल जाते हैं, राइट। यानी कि अगर 200 से कम भी उसको ओल्ड स्टाइल बिल्स मिल रहे हैं तो उसका काम चल जाएगा, बस एक बार वो है 19th सेंचुरी में पहुंच जाए बस जैसे तैसे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड अ कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। लेकिन उसके बाद उसने जितनी बार भी कभी ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, लेकिन ग्रैंड सेंटर स्टेशन का थर्ड लेवल उसको कभी नहीं मिला। तो ये फोटो तो गेल्सबर्ग इलिनॉइस की है, लेकिन यहाँ विमेन की बजाय एक छोटी लड़की जनरेट हो गई, आपने ध्यान से समझना। बट विमेन आर स्मोकिंग सिगार्स और ये सब आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, ट्रीज इतने बड़े हैं और घर बने हुए हैं, राइट। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। लुइसा बड़ी परेशानी में थी उसने जब ये सारी बात अपनी वाइफ से शेयर की। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। अब वो तंग आ गई थी और चाहती थी कि अब जो है नरेटर अपने प्रेजेंट में रहे और अपनी प्रेजेंट चीजों को संभाले और उसे अब थर्ड लेवल नहीं ढूंढना चाहिए। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड। और राइटर कहता है मैं कुछ टाइम के बाद मैंने थर्ड लेवल को ढूंढना छोड़ भी दिया था। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं वापस से अपनी स्टैम्प कलेक्शन में बिजी हो गया। मतलब अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपनी स्टैम्प कलेक्शन में बिजी हो जाता है। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। फिर कुछ ऐसा हुआ, वी आर बोथ, उसकी वाइफ और राइटर दोनों ही हर एक वीकेंड पर जो है वो थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल है। ऐसा कौन सा प्रूफ मिल गया है कि अब वो हर वीकेंड पर, अब उसकी वाइफ भी उसको सपोर्ट कर रही है। लेट अस सी। माय फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड। उसका फ्रेंड सैम जो था वो गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन वो कहता है मुझे शक था, बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, सैम भी मेरी तरह सिटी बॉय है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, आई वेंट टू स्कूल देयर। और वो कहता है कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग हमेशा गेल्सबर्ग के बारे में बातें करते थे। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो भी कहता था कि उसे भी गेल्सबर्ग बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट, और वो भी गेल्सबर्ग ही गया था। यानी कि गेल्सबर्ग जाने का तरीका वही था थर्ड लेवल से जाने का। तो सम हाउ सैम जो है वो गायब हो गया था और वो भी किसी तरीके से वहां पहुंच गया था, क्योंकि दोनों की चॉइसेस दोनों की मिलती हैं। अगर मैं थोड़ा सा ये कहूं कि दोनों ही स्केपिस्ट हैं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग रियलिटी से दूर उस प्लेस के बारे में इमेजिन करते हैं जो वो पास्ट है, वो बीत गया, वो है या नहीं है ना, वी डोंट नो। तो चलो एनी हाउ, इन 1894 बिकॉज वन नाइट। अब ये प्रूफ आया कहां से, ये बात चली कहां से, वो अब डिस्क्राइब करता है। एक रात को क्या हुआ, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फसिंग माने बिजी, वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन में जब नरेटर बिजी था। आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। कहता है आपको पता होगा फर्स्ट डे कवर क्या होता है, मैंने भी आपको कहा था मैं बताऊंगा आगे जाकर के, अब ध्यान से सुनना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशू, जब कोई भी एक नई स्टैम्प इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो जो जिनकी ये हॉबी रहती है वो लोग वो नई स्टैम्प को बाय करते हैं, खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देम, और फिर उसको मेल करने के लिए यानी पोस्ट करने के लिए एनवलप्स में एनवलप्स यूज करते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले ही दिन जब वो इशू होती है वो उसे खरीदते हैं और उसे मेल करने के पर्पज से एनवलप के ऊपर यूज करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उसके ऊपर पोस्टमैन जो रहता है वो उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाता है, तो वो इंडिकेट हो जाता है कि ये डेट है, ठीक है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, अब उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, उसे खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और आप सिर्फ उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल करके रखते हैं। मैं फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूं कि जब एक स्टैंप इशू होती है, नहीं मान लीजिए कि मुझे स्टैंप कलेक्शन का शौक है, मैंने एक स्टैंप आज इशू हुई, मैंने उसको खरीदा वहां से पोस्ट ऑफिस से, उसे एनवलप के ऊपर लगाया और उसके ऊपर पोस्टमैन से मैंने स्टैंप भी लगवा ली, उसके अंदर ब्लैंक पेपर डाल दिया और उसे मैंने अपने पास ही रख लिया। अब वो पोस्ट करने के पर्पज से नहीं है, वो सिर्फ कलेक्शन के पर्पज से वो मेरे पास ही रहने वाला है फर्स्ट डे कवर, राइट। लेकिन उसके अंदर ब्लैंक पेपर और एनवलप, उसको फर्स्ट डे कवर है, इस सारी
स्टोरी को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है और वो एनवलप हमारे पास ही रहता है, तो इसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। ओके, तो अब वो जब एक दिन वो एक रात को जब वो स्टैम्प कलेक्शन में बिजी था तो उसने एक फर्स्ट डे कवर उसको मिला। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। वो कहता है होना नहीं चाहिए था वो फर्स्ट डे कवर, लेकिन है वहां पर। बट देयर इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। लेकिन वो किसी ने मेल किया हुआ है ग्रैंडफादर को उनके गेल्सबर्ग के एड्रेस पर। देखो हैरान होना, क्योंकि देखो ये कलेक्शन तो उसके ग्रैंडफादर की ही है, अल्टीमेटली हमने बिगिनिंग में पढ़ा था ग्रैंडफादर की कलेक्शन से। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये पहले कभी था नहीं फर्स्ट डे कवर, अब सडनली कहां से आ गया। ठीक है, फिर वो मेल किया गया है, जबकि हमने फर्स्ट डे कवर में पढ़ा ये मेल नहीं किया जाता, ये सिर्फ कलेक्शन में रखा जाता है, राइट। अब वो मेल किया गया लेकिन ग्रैंडफादर को किया गया उसके गेल्सबर्ग के एड्रेस पर किया गया। दैट्स व्हाट्स द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस जो लिखा हुआ था उससे पता चल रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और उस पर जो डेट मेंशन है वो जुलाई 1894 की है, राइट। जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर उसने देखा था वो जून 11 का था, राइट। ये जुलाई 18 है, डेट्स भूलना नहीं है, आपको फैक्ट्स याद रहने चाहिए। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ये डेट पोस्ट मार्क जो पोस्टमैन ने जो स्टैंप लगाई होगी वो उससे इंडिकेट हो रहा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन ये फर्स्ट डे कवर उसके पास कहां से आ गया ये उसने कभी देखा नहीं था और उसे इस बारे में कुछ याद नहीं था। द स्टैंप वाज अ 6 सेंट, उसके ऊपर जो स्टैंप लगी है वो 6 सेंट अमाउंट है, जो उसकी डल ब्राउन कलर की है, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। तो उसके ऊपर पिक्चर जो लगी थी वो गारफील्ड की। देखो तीनों ही प्रेसिडेंट अलग अलग टाइम के दिखाए गए हैं, ठीक है। तो बिगिनिंग में हमने जो पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, वो रूजवेल्ट के बारे में, वो दैट वाज अ डिफरेंट मैटर। फिर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड पढ़ा था, प्रेसिडेंट गारफील्ड। तो फोटो मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए दी है। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडेड इन द मेल, तो ये स्टोरी ऐसे बन रही है जैसे ही एनवलप जो है वो ग्रैंडफादर के पास उसकी मेल में आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो उसकी कलेक्शन में शामिल हो गया। एंड स्टेड देयर, और फिर वो वहीं था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, उसने उसको लिया और खोला। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैक, और हैरानी की बात यह थी कि पेपर जो ब्लैंक होना चाहिए था एज पर फर्स्ट डे कवर, वो ब्लैंक नहीं था, ठीक है। उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? सबसे पहले तो आप एड्रेस पढ़ेंगे, 1941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, चार्ली। देखो एड्रेस जो है एनवलप के ऊपर वो ग्रैंडफादर का है, और अंदर जो ब्लैंक पेपर है उसके अंदर जो लिखा गया है, जिसको एड्रेस किया गया वो चार्ली को। यानी जो एनवलप का एड्रेस है वो तो 19th सेंचुरी के उसके ग्रैंडफादर के टाइम का हो गया। इनसाइड जो एक लेटर रखा गया है जो ब्लैंक होना चाहिए था, पहली बात तो, पर चलो लिखा हुआ है तो वो चार्ली के नाम का है। तो चीजें बड़ी जो है डुप्लीकेसी इसमें जो है फैंटेसी दिख रही है। आई गो टू विशिंग, अब जिसने लिखा है लेटर, सैम जो डिसअपियर हो गया, उसने क्या लिखा है? आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट। वो कहता है मैं तो चाहता ही था, है ना, कि जो तुमने कहा है, मेरी विश थी कि जो तुम कह रहे थे थर्ड लेवल के बारे में वो सही हो। देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर तो मुझे कहता बिलीव हो ही गया कि तुमने जो कहा था वो सही है। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और वो कहता चार्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे मिल गया है थर्ड लेवल। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और 2 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ पर। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग पियानो, और देखो नीचे दिल्ली के घर में वहां कोई ना कोई जो है वो पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सब लोग फ्रंट पे बैठ करके वो गा रहे हैं कुछ। सीइंग नेले होम जो टाइटल है सॉन्ग का, जो भी गाया जा रहा है, सीइंग नेले होम, सीइंग नेले होम, वो दिस वे सम टाइप ऑफ सॉन्ग इज देयर। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, वो कहता है मुझे भी इनवाइट किया गया है, वहां एक ड्रिंक भी सर्व किया जाएगा लेमन का। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, तो वो चार्ली और लुइसा को दोनों को कह रहा है आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, ढूंढते रहना जब तक थर्ड लेवल मिल नहीं जाए। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, कहता मेरी मानो बस यहां जैसा मजा और कहीं नहीं हो सकता, ये सच में वंडरफुल प्लेस है। तो इस तरीके से लुइसा और चार्ली दोनों ही फिर से थर्ड लेवल को क्यों ढूंढने लग गए, उसके पीछे क्या बात थी? तो ये एक फर्स्ट डे कवर था जो उसको अपनी कलेक्शन में मिला, जो पहले कभी था नहीं, लेकिन अब कहां से आ गया। और उसके अंदर जो लेटर है, एड्रेस लिखे हुए हैं, वो टोटली सब बातें मतलब एक फॉल्स इंप्लीकेशंस लगती हैं। अब किसने इंप्लीकेट की हैं? राइटर नरेटर खुद ही इंप्लीकेशंस कर रहा है। क्यों कर रहा है? एस्केपिज्म के लिए कर रहा है। ये सब चीजें आपको अपने समझनी है। द नोट इज साइंड सैम, और
अब ये नोट जिसने लिखा था वो सैम ने साइन किया हुआ था, यानी ये फर्स्ट डे कवर मिला जो सैम ने भेजा था, और सैम ने कहा मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूँ, थर्ड लेवल से गेल्सबर्ग मेरी एंट्री हो गई है, अब तुम लोग आ जाओ जल्दी से। ऐसे करके वो नोट मिल जाता है, इसीलिए राइटर फिर से थर्ड लेवल ढूंढने लग जाता है। अब की बार उसकी वाइफ भी उसको ढूंढने लगती थी। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, नरेटर कहता है मैं फिर से स्टैम्प कॉइन स्टोर पर गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, तब उसे पता चला कि सैम ने भी अपनी $800 करेंसी के बदले में पुराने टाइप की करेंसी खरीदी। दैट ought टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और जो भी बदले में उसको पैसा मिला होगा, ओल्ड स्टाइल जो बिल मिले होंगे, उस उन पैसों से वो आराम से 19th सेंचुरी में हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, यानी फीड और ग्रेन का बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, वो हमेशा कहता था कि उसे क्या करना है। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और डेफिनेटली वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाना चाहेगा। Not in Galesburg, Illinois, 1894. His old business. Why? Sam was my psychiatrist. यहां से कहानी ओल्ड बिजनेस की बनती है। वो कहते हैं सैम कोई और नहीं, सैम मेरा वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था जो बिगिनिंग में उसको समझा रहा था कि थर्ड लेवल तो हो ही नहीं सकता, वो उसकी जो है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, वो टेम्परेरी रिफ्यूज है, वर्ल्ड इनसिक्योरिटी से भागने के लिए एक तरीके का स्केपिज्म है। वही बंदा जो है वही जो है वो उसका ही लेटर उसको मिल रहा है। और यहां पर नरेटर कहता है ओल्ड बिजनेस से क्या मतलब, अब देखो 20th सेंचुरी का जो पर्सन है जो साइकेट्रिस्ट का, उसका ओल्ड बिजनेस तो यही हुआ ना कि ही वाज अ साइकेट्रिस्ट, तो वो अपने प्रेजेंट से वो भी खुश नहीं था, और वो भी थर्ड लेवल से गेल्सबर्ग में पहुंचा तो वो वहां पर ग्रेन का बिजनेस करना चाहता है, तो वो अपने ग्रेन के बिजनेस में ज्यादा खुश होगा क्योंकि वो करना ही वही चाहता था, राइट। तो इस तरीके से सैम डिसअपियर होता है, और वो डिसअपियरेंस के बाद वो फर्स्ट डे कवर का वहां पर प्रेजेंट होना, तो ये सब चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग है। अब देखो मैं यहां आपको सजेस्ट भी करूंगा, देखो ये एक तरीके की मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। मैंने बिगिनिंग में बताया कि हम लोग डेफिनेटली सभी रिफ्यूज करते हैं, कितना का बड़ा रिफ्यूज करते हैं, यानी हम गेट वे करते हैं रियलिटी से भागने के लिए, डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो हम पोस्टपोन मतलब टाल मटोल करके कुछ और उसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, इजी आउट्स, राइट। क्योंकि प्रेजेंट मॉडर्न लाइफ जो है और रियलिटी जो होती है या प्रेजेंट जो होती है, इट्स फुल ऑफ many work are there, many type of problems are there, and when we cannot handle it तो हम डाइवर्जन होता है हमारा, हम अब वो रियलिटी टू रियलिटी होता है तो हम जल्दी वापस आ जाते हैं, रियलिटी टू इमेजिनेशन होता है तो हम थोड़ा सा फिर भी रिटर्निंग के चांसेस रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्कैपिज्म करते हैं तो हम कभी फिर उस इमेजिनरी वर्ल्ड से वापस नहीं आते। मैं ऐसी कई बातें हैं जो मैं यहाँ शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, कि जैसे हमारे एक टीचर है तो उनका एक बच्चा जो है, ऐसे कई केसेस हैं मेरी नॉलेज में, क्योंकि हम बच्चों के साथ मिल रहे हैं, पेरेंट्स के साथ मिल रहे हैं। अब देखो हम माँ बाप क्या कर रहे हैं आजकल, बच्चे को बिजी रखने के लिए उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, राइट। एक छोटा बच्चा 2-2.5 साल का, वो रेगुलर जब मोबाइल देखता रहा तो अब क्या हुआ, वो स्केप कर गया। कैसे स्केप करे, ये रियल बात बता रहा हूं मैं आपको, स्केप कैसे कर गया कि अब वो मोबाइल की दुनिया में चला गया, रियलिटी में उसके माँ बाप उसके साथ रह रहे हैं, उसके दादा दादी साथ रहे हैं, वो भूल गया उनको, राइट। ये कितना बड़ा रिफ्यूज है, क्योंकि वो बच्चा छोटा है, उसको पता ही नहीं था, माँ बाप को भी शायद ये पता नहीं था कि वो गलती से जो मोबाइल उसको दे रहे हैं वो अपने काम में बिजी हैं, वो टाइम उनके पास है नहीं, तो उसको बिजी रखने के लिए मोबाइल देते रहे। अल्टीमेटली वो बच्चा रिफ्यूज कर गया। अब उसको प्रेजेंट में लाने के लिए जो उसकी साइकोथेरेपीज चल रही हैं, वो देखो ये दिस इज कॉल्ड एक टाइप ऑफ स्कैपिज्म। लेकिन आप लोगों की एज में ये स्कैपिज्म बड़ा नेचुरल है, क्योंकि ये इस एज में हम आप लोग बड़े फिकल माइंडेड होते हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टडी का मैटर होता है, कोई परसेंटेज का प्रेशर होता है, कोई टीचर्स बार बार ये कहते हैं, तो हम लोग भी छोटे मोटे स्कैपिज्म करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप रियलिटी में रहते हैं और रियलिटी में वर्कआउट करते हैं तो वो ज्यादा सुटेबल है। अब यहाँ पर जब आपको ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये फर्स्ट डे कवर जो उसको मिला, तो ये वो आया कहाँ से और वो किसने क्रिएट किया। अब इसके ऊपर आपको अपना लॉजिक दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर मिले, मे बी द कि इट इज मैनिपुलेटेड और मैनिफेस्टेड बाय द नरेटर हिमसेल्फ। हो सकता है नरेटर ने खुद से फिर
उसको क्रिएट किया हो, अगर वो थर्ड लेवल क्रिएट कर सकता है तो फर्स्ट डे कवर भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर सैम कहाँ डिसअपीयर हो गया सडनली? मे बी कि सैम जो है, सैम ने उसकी कलेक्शन में उस चीज को मैनिफेस्ट कर दिया हो, उसके अंदर डाल दिया हो, ठीक है, वो भी रीजन हो सकता है। तो आप इस चीज को अपने अपने ढंग से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, जो भी इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे उसको वो लेटर मिला है तो वो लेटर चार्ली के नाम एड्रेस है, दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों। और उधर थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं कैसे सैम जो है वो हे फीड और ग्रेन का बिजनेस चला के ही इज वेरी हैप्पी। जो रूट्स इंडिकेट कर रही है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल का जो रूट था वो उसको इंडिकेट करने के लिए एक तरीके का सिंबल है ना। एक डोरवे है जहां से आप एक वर्ल्ड से निकल के दूसरे वर्ल्ड में एंट्री, ये एक तरीके की टाइम ट्रेवलिंग हुई है। देखो टाइम ट्रेवलिंग हुई है और प्लेस की भी जो है शिफ्टिंग हुई है। टाइम ट्रेवलिंग यानी 20th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में पहुंचे, और शिफ्टिंग देखो एक्चुअली में तो वहां पर दो ही लेवल है ना। एक्चुअली में दो ही लेवल है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, थर्ड तो है ही नहीं। इमेजिनरी रियलिटी से इमेजिनरी एक वर्ल्ड में चले गए है ना, ऐसा जाना। तो इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल मीन्स ये है कि जब हम रियली में अनहैप्पी हैं प्रेजेंट सिचुएशन से, तो हम अपने इमेजिनरी वर्ल्ड इतना डीप बना लेते हैं कि हमें वही रियल जैसा लगने लगता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, व्हाई? तो आपको लगता है कि थर्ड लेवल जो है चार्ली के लिए एस्केपिज्म था, व्हाई? तो आप लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो था बिल्कुल। और आप क्यों था? क्योंकि प्रेजेंट लाइफ इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड ऑल दैट। यू व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम ने जो लेटर भेजा चार्ली को, उससे आप क्या समझते हैं? तो आप उसको यही कहेंगे कि इट वाज क्रिएटेड, ठीक है, इट वाज क्रिएटेड। अगर आप चार्ली की तरफ से क्रिएटेड मानेंगे इट्स ओके, अगर आप सैम की तरफ से क्रिएटेड मानेंगे इट्स ओके। लेकिन दोनों ही एस्केपिस्ट हैं, क्योंकि दोनों को गेल्सबर्ग पसंद था, दोनों ही जाना चाहते हैं, तो वो दोनों ही जो है वो एस्केपिज्म में आते हैं आप। Then the world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome? तो हम लोग ऐसे वर्ल्ड से बचने के लिए क्या करते हैं? एस्केप ही करते हैं, ठीक है। उसमें छोटे मोटे एस्केपिज्म, स्टैम्प कलेक्शन, ड्राइंग, ये वो सब हम लोग करते हैं। तो आप इसको समझेंगे। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? यस, देयर इज डेफिनेटली इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम मतलब 20th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में जाना, स्पेस मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल, ये तो रियल स्पेस है, राइट। इमेजिनरी प्लेस कौन सा है? थर्ड प्लेस। तो वो जहां पे उसकी सारी डिटेल आप लोग मेंशन करेंगे तो है डेफिनेटली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड नो प्रेशर ऑफ लाइक एंड सब्सक्राइब, जस्ट लर्न एंड ग्रो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।